हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट हमने देख लिया। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है जी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे। ये चैप्टर सेकंड है। ठीक है, हम सीजी बोर्ड का पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, अब देखिए प्रजनन क्यों जरूरी है। ठीक है, अपने ही समान जीवों को पैदा करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों को आपस में मिलाना पड़ता है, फर्टिलाइजेशन कराना पड़ता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन करेंगे, इम्प्लांटेशन करेंगे, गैस्ट्रुलेशन करेंगे, नए नए ऑर्गन्स का निर्माण होना चालू हो जाएगा, तब जाके एक मैच्योर बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यही चीज क्यों जरूरी होता है, ये सब चीज कैसे होता है जी, हमारे रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इस वजह से संतति की निरंतरता बढ़ी रहती है। ठीक है, एक परिवार का वंशज जो है वो हर वर्ष आते रहता है। ठीक है, और जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। ये सब क्यों होता है, प्रजनन के कारण या रिप्रोडक्शन के कारण। प्लांट तो प्रजनन करते ही हैं, इसके अलावा प्रकृति में जितने भी जीवित जीव हैं मतलब जो जीवित हैं, वो सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, तो ये रिप्रोडक्शन का प्रमुख पाथ है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक सेल को डेवलप होना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आरएनए का फॉर्मेशन होगा। आरएनए बनता है तो प्रोटीन बनता है, हमको पता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो डीएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए का फॉर्मेशन हो गया तो डीएनए का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन करना पड़ेगा डीएनए का। ठीक है, तब जाके बहुत सारे डीएनए की मात्रा बढ़ जाएगी। डीएनए की मात्रा बढ़ने के बाद एक मैच्योर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेल का फॉर्मेशन हो जाने के बाद जो भी जीव हैं उसमें क्या कर दिया जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करेंगे जी, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। मेल वाला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, और फीमेल वाला जो होगा वो फीमेल गैमेट का विकास करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, अब जब इसके बाद ये दोनों गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद इम्प्लांटेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा, तब जाके एक नए बेबी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि प्रजनन के लिए क्या क्या चाहिए रहता है। ठीक है जी, प्रजनन के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, सबसे पहले चाहिए रहेगा युग्मक जनन। ठीक है जी, गैमेटोजेनेसिस। मेल पार्ट मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और फीमेल पार्ट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है जी, अब जो गैमेट बना हुआ रहेगा उसको इंसेमिनेशन कराया जाएगा। किसमें, जैसे मेल पार्ट है तो मेल के द्वारा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसेमिनेशन कराया जाएगा मेल गैमेट को। ठीक है जी, मेल गैमेट के इंसेमिनेशन हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों के मध्य मेल और फीमेल गैमेट के मध्य क्रॉस हो जाएगा, और क्रॉस हो जाने के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब इस जाइगोट को इम्प्लांटेशन किया जाएगा, किसमें, गर्भाशय की दीवार में, यूटेरस का जो वॉल होता है उसमें इम्प्लांट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इस जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन होगा, मॉरुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा, दुनिया भर की चीजें बन जाएंगी। इसको गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। गैस्ट्रुलेशन करने के बाद जितने भी जाइगोट होते हैं वो इम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, और नए नए प्रकार के ऑर्गन वहां पे बनना चालू हो जाता है। आंख, नाक, कान, हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे बनना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है जी, रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। ठीक है जी, ये सब क्यों होता है, रिप्रोडक्शन की वजह से। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गन्स आते हैं। प्राइमरी प्राइमरी को फर्स्ट डिग्री लिखेंगे, और सेकेंडरी को सेकंड डिग्री ऑर्गन्स लिखेंगे। ठीक है जी, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक, देखिए, प्राइमरी ऑर्गन वे ऑर्गन होंगे जो क्या करेंगे जी, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, मतलब ऑर्गन्स, ऐसा ऑर्गन जो क्या कर रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है, वो प्राइमरी ऑर्गन कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा गैमेट जब बन गया तो उसको लाने के लिए, ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इम्प्लांटेशन करने के लिए, गैस्ट्रुलेशन करने के लिए, कुछ अलग अलग प्रकार के पदार्थ को बनाने के लिए, या उसको जीवित रखने के लिए, गैमेट्स को जीवित रखने के लिए जितने भी प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता होगी वो कौन प्रदान करता है, सेकेंडरी ऑर्गन्स करता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन्स में क्या आ जाता है, मेल है तो और फीमेल है तो, मेल है तो टेस्टिस हो जाता है जी। टेस्टिस उसका प्राइमरी ऑर्गन है जो क्या करता है, मेल गैमेट मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फीमेल में क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाता है जी। फीमेल का क्या हो जाता है, ओवरी। ओवरी का प्राइमरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, इसका गैमेट क्या हो जाता है, ओवम हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्राइमरी ऑर्गन होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं जी, प्राइमरी ऑर्गन होते हैं। ठीक, दूसरा देखिए सेकेंडरी ऑर्गन क्या होता है। सेकेंडरी ऑर्गन मतलब जो इन दोनों को बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगा, इन दोनों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सहायता प्रदान करेगा, वो सेकेंडरी ऑर्गन कहलाएगा। जैसे मेल में देख लेते हैं। ठीक है जी, मेल में क्या हो गया, हमारा सेमाइनल वेसिकल हो गया। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है,
प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये सारी चीजें हो गई, ये इसके सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर का जो एपिडिडाइमस होता है, कैपिकोडोकार्पस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक। और फीमेल में क्या हो जाता है, फीमेल में क्या आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, फैलोपियन ट्यूब। और यूटेरस आ जाएगा इसमें, यूटेरस, ये सारी चीजें इसके सेकेंडरी ऑर्गन्स में आ जाएगी। मतलब हमको याद रखना है सिर्फ कि जो ऑर्गन बनाएगा वो प्राइमरी ऑर्गन्स के अंतर्गत आता है, जो गैबिट्स बनाता है। ठीक है जी, और जो नहीं बनाते वो सारे सेकेंडरी ऑर्गन में आ जाएंगे। ठीक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन सा प्राइमरी ऑर्गन है और कौन सा सेकेंडरी ऑर्गन है, इस तरीके का एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक। अब देखिए प्राइमरी ऑर्गन की क्या विशेषता है, प्राइमरी ऑर्गन की यह विशेषता है कि इनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है, बहुत सारे प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन किया जाता है। ठीक है जी, ये हार्मोन क्या करते हैं, इनके निर्माण को, इनके वृद्धि को, इनके डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रेरित करता है या बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, इनको जो भी खनिज लवण चाहिए, प्रोटीन विटामिन चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें कौन ला के देता है, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपाली के द्वारा। ठीक है जी, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा बहुत सारे प्रकार के हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। और यही हार्मोन्स क्या करते हैं जी, इनका नियंत्रण करते हैं, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है। और यही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब मेल और फीमेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखेंगे वो सब प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स के द्वारा स्त्रावित किए गए हार्मोन्स के द्वारा ही हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए ये हार्मोन्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले ओवरी का निर्माण करना है तो फॉलिकल्स बनाना रहता है, तो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच हार्मोन का स्रावन किया जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावन किया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का स्रावन किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है जी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ठीक, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिनका नियंत्रण पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, किसके द्वारा किया जाता है पूछा जाएगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी पाली, अग्रपाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हमारा बेसिक हो गया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमको क्या क्या देखना है और किस किस तरीके से इसको करना है। ठीक है। ठीक है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेनली क्या आ जाते हैं, मेनली हमको देखना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे कैसे होते हैं, इन सारी चीजों को हमको देखना है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है जी, टेस्टिस होता है। इस टेस्टिस के बारे में हमको देखना है। ठीक है, लेकिन उसके पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ट्रैक्ट बना लेते हैं पूरा, कैसे कैसे होता है। इस तरीके से रहता है, यहाँ पे कैसा रहेगा, एक साइड बस का बना रहे हैं, ये हमारा टेस्टिस है। ठीक है जी, ये हमारा टेस्टिस, टेस्टिस है सेम इधर ही होता है। ये हमारा कॉपर्स ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, ग्लैंड इसके पीछे रहते हैं। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से आता है। ठीक है जी, तो ये क्या होता है, ये हमारा टेस्टिस होता है जी, टेस्टिस होता है। इसका और अध्ययन करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, टेस्टिस से जो एक ट्यूब जैसा निकलता है उसको क्या बोला जाता है, वास डिफरेंस कहा जाता है, वास डिफरेंस, इसको वॉश डिफरेंस कहा जाता है। वॉश डिफरेंस आगे जाके कहाँ खुलता है, यूरेथ्रा में खुलता है जी, यूरेथ्रा में यह खुलता है, इस तरीके से यूरेथ्रा में यह खुलता है। ठीक, और यूरेथ्रा का मार्ग याद रखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेथ्रा, ठीक है जी, मतलब जो यूरिन यहाँ पे बनेगा, यूरिन जो यहाँ पे बनेगा उसका मार्ग और स्पर्म जो यहाँ पे बनेगा उसका मार्ग दोनों सेम सेम ही होता है। ठीक है जी, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो देखिए टेस्टिस हो गया, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, इसका काम क्या है, टेस्टिस का काम यह है कि स्पर्म यह बनाता है। स्पर्म जब बन जाता है तब इसको कहाँ भेज दिया जाता है, वास डिफरेंस के थ्रू, वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ भेज दिया जाता है, इधर यूरेथ्रा वाली यूरिनरी ट्रैक्ट के पास भेज दिया जाता है। ठीक है जी,
अब ये स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया है। अब ये खाली स्पर्म बनाता है, बाकी चीजें नहीं बनाता। सीमन का बाकी चीजें बहुत सारे ऑर्गन्स यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये कौन सा ऑर्गन होता है जी? ये सेमाइनल वेसिकल होता है, ठीक है जी, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल क्या करता है? ये जो स्पर्म बने हुए रहते हैं, ठीक है जी, ये जो स्पर्म बने हुए रहते हैं उनको पोषण प्रदान करता है, और उसको फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारी चीजें कौन प्रदान करता है? ये सेमाइनल वेसिकल ही प्रदान करता है, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल भी यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे मिला देगा, ये सारी चीजें मिला देगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारी चीजें यहाँ पे मिला देते हैं। यह एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, यह एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, और इसका एक विशेष गंध होता है, ठीक है। तो ये किसने कर दिया जी? सेमाइनल वेसिकल ने कर दिया, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल के बाद यहाँ पे आते हैं कॉर्पस ग्लैंड, आते हैं पीछे में कॉर्पस ग्लैंड आ जाते हैं, और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाते हैं, ठीक। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस जो होता है वो क्या रहता है? टेस्टिस जो होता है उनकी संख्या 2 रहती है, और अगल बगल रहती है, ठीक है। और ये टेस्टिस जो होता है, ये टेस्टिस जो रहता है वो बॉडी के बाहर रहता है, ठीक है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड या हमारा जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर क्यों रहता है, ठीक है। क्योंकि याद रखेंगे, सीमन के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमको कम टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है। बॉडी टेम्परेचर से 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर, कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इस वजह से टेस्टिस को बॉडी शरीर के बाहर रख दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड है कि कॉर्पस ग्लैंड है, यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक। चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो डायग्राम था उसको फिर से बनाते हैं, क्योंकि वो डायग्राम अच्छे से नहीं बना था, ठीक है। चलो एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? टेस्टिस को ले लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? ये हमारा टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस की जो संरचनाएं होती है उसमें एक संरचना होती है एपिडिडाइमिस की, ठीक है। अब यह एपिडिडाइमिस एक नलिका में खुलता है, जिसको क्या कहा जाता है? सेमाइनल वेसिकल कहा जाता है, ठीक है जी। जिसको क्या कहा जाता है? सेमाइनल वेसिकल। तो सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं सेमाइनल वेसिकल, ठीक है जी, सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। नहीं नहीं, ये नाम थोड़ी है, ये नाम होता है वास डिफरेंस, ठीक है जी। वास डिफरेंस इसका नाम होता है। ये क्या हो गया जी? फास्ट डिफरेंस इसका नाम हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है जी? ये हमारा है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस, टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को फॉर्मेशन करना, ठीक है जी। याद रखेंगे, केवल स्पर्म को फॉर्मेशन करना ही टेस्टिस का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा टेस्टिस को हम बाहर क्यों रखते थे? बॉडी के बाहर क्यों रखा गया था? क्योंकि टेस्टिस का जो स्पर्म बनने के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ठीक है। इस वजह से टेस्टिस को बॉडी शरीर के बाहर रखा जाता है, ठीक है जी। और यह स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है जी। इसकी जो झिल्ली होती है वह स्क्रोटम कहलाती है। इसका जो लेयर होता है या पाउच जो होता है उसको स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है? स्पर्म को बनाए रखना, ठीक है। लेकिन अब सोचिए, स्पर्म मेल गैमेट है, और मेल गैमेट मनुष्य के मेल का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इस एक स्पर्म में इतनी क्षमता है कि वह एक नए बच्चे को जन्म देने की काबिलियत रखता है आगे जाके, ठीक है ना। इस वजह से इसको सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से ये जो स्पर्म है उसको खाली नहीं रखा जा सकता, ठीक है। अब इस स्पर्म को क्या करना पड़ेगा? हमको जीवित रखना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक जीवित रखना पड़ेगा, ठीक है जी। लंबे समय तक जीवित रखना पड़ेगा। तब इसको क्या किया जाएगा? इसको जीवित रखने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा क्या निर्माण किया जाता है जी? सीमन का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है जी। और ये जो सीमन होता है ये व्हाइट रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है, ठीक है, जिसका एक विशेष स्मेल होता है। इसी सफेद दूधिया द्रव में क्या पाया जाता है? स्पर्म पाया जाता है, जो कि जीवित अवस्था में फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में छोड़ दिया जाता है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, ये स्पर्म यहाँ से बन चुका है, स्पर्म बन चुका है। अब इसको वास डिफरेंस के द्वारा, वास डिफरेंस क्या है? ये ट्यूब है, ट्यूब के द्वारा कहाँ भेज दिया जाएगा? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रास्ता जहाँ पे खत्म होता है, ये रास्ता जहाँ पे खत्म होता है वहां पे पाया जाता है एक नई ग्रंथियां, ठीक है जी। वहां पे एक नई ग्रंथियां पाई जाती है जिसको सेमाइनल वेसिकल कहा जाता है। इस तरीके से ग्रंथियां पाई जाती है, इसको सेमाइनल वेसिकल कहा जाता है, ठीक है जी। ये क्या होता है जी? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या प्रदान करता है जी? शर्करा प्रदान करता है, शर्करा प्रदान करता है, विटामिन प्रदान करता है, ठीक है जी। शर्करा, विटामिन और खनिज और लवण यह प्रदान करता है, किसको? स्पर्म को, ठीक है जी। स्पर्म को यह प्रदान करता है। इसके जो स्त्राव होते हैं वो इसको डायरेक्ट इस ट्यूब में छोड़ दिया जाता है, ठीक है जी। अब जहां से इसका स्त्राव चालू होता है, इसके अलावा ये आगे चल के कहाँ जाती है? ये आगे चल के जाती है यूरेथ्रा में खुल जाती है, ठीक है जी। सेमाइनल वेसिकल आगे चल के कहाँ खुल जाती है? यूरेथ्रा में खुल जाती है। अब ये बना लेते हैं, इधर क्या रहता है हमारा? यूरेथ्रा,
यूरिनरी ब्लैडर इस तरीके से रहता है। ठीक, यहाँ से एक और बना लेते हैं इधर ऐसे। ये इस तरीके से एक यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का ट्यूब जो होता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है जी। ये और ये यूरिनरी ट्रैक्ट है जी, ये क्या है जी, यूरिनरी ट्रैक्ट, याद रखेंगे। इधर जो यूरिन यहाँ पे बनेगा उसको भी इसी के थ्रू भेज दिया जाता है, और इधर जो सीमन बनेगा, ठीक है, वो भी इसी के थ्रू भेज दिया जाता है। ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है जी। ये इसका कौन सा ट्रैक्ट हो जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग होता है ये इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है। ठीक है जी, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट का क्या अर्थ होता है, स्खलन वाहिनियां। ठीक है जी, स्खलन वाहिनियां मतलब इन्हीं नलिकाओं के द्वारा जो सीमन बनेगा उसको फीमेल के बॉडी पार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है या स्खलन वाहिनी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, डक्ट वगैरह हमने सब देख लिया। ठीक, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है जी, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे पाया जाता है, और इसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, काउपस ग्रंथियां यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, काउपस ग्रंथियां यहाँ पे पाई जाती हैं, और इसके नीचे चालू होता है हमारा मेल का पेनिस वाला पार्ट यहाँ पे चालू होता है। ठीक है जी, पेनिस वाला पार्ट यहाँ पे चालू होता है। ये स्पंजी टिश्यूज हैं जी, ये क्या है, स्पंजी टिश्यूज है यहाँ पे। ठीक है जी, ये स्पंजी टिश्यूज है। ये स्पंजी टिश्यूज क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी खाली रहती है। ठीक है जी, खाली रहती है, इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें रक्त आके भर जाता है। ठीक है, जब रक्त आके भर भर जाता है तो नॉर्मली जो पेनिस छोटा रहता है, 4 से 7 सेंटीमीटर रहता है, वो 14 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। ठीक है जी, जब ब्लड इसमें आ जाता है तब। ठीक है, इसको इरेक्शन कहा जाता है, पेनिस का इरेक्शन कहा जाता है। ठीक है जी, पेनिस का इरेक्शन इसको कहा जाता है। ठीक, अब ये क्या हो गया हमारा, स्पंजी टिश्यूज हो गया, ये इसका ट्यूब हो गया। अब इसके बाहर का आवरण बना लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाहर का आवरण बना लेते हैं इस तरीके से। ये इसके बाहर का आवरण हो गया। ठीक है जी, इसके बाहर का आवरण हो गया। इधर भी बना लेते हैं सेम टू सेम। ये एपिडिडाइमिस और ये हमारा टेस्टिस। ठीक है, ये हमारा टेस्टिस है, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है, ये हमारा टेस्टिस है। ठीक, अब टेस्टिस के द्वारा स्पर्म को फॉर्मेशन किया है, ये वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस में किधर भेज दिया गया है, ये हमारा कौन सा है, इजैकुलेटरी डक्ट बोल दिया जाए या यूरेथ्रा का मार्ग बोल दिया जाए, ये वही है। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है, ये पूरी तरीके से वही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पेनिस का जो ये वाला सिरा होता है, ठीक है जी, पेनिस का ये जो उभरा हुआ सिरा रहता है, फूला हुआ सिरा रहता है, इसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है। ठीक है जी, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है जी, ग्लांस पेनिस कहा जाता है। ठीक, अब ये ग्लांस पेनिस क्या होता है, ये ग्लांस पेनिस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है जी, ग्लांस पेनिस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और यही क्या करता है आगे चल के सेक्स के लिए स्टिम्युलस उद्दीपन उत्पन्न करता है। ठीक है जी, सेक्स के लिए उद्दीपन उत्पन्न करता है, एक्साइटमेंट हो जाता है। ठीक है, तब क्या किया जाता है, जैसे इसको स्पर्श किया जाता है तो इसका उद्दीपन हमारे ब्रेन के पास जाता है, और ब्रेन के पास जाने के बाद इसकी ब्लड कैपिलरियों में क्या कर दिया जाता है, ब्लड को भर दिया जाता है, जिसकी वजह से पेनिस का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, वो इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब उद्दीपन खत्म हो जाता है तब पुनः रक्त की जो नलिकाएं होती है उनमें रक्त वापस आ जाता है। ठीक है, और यह जो पेनिस होता है वो नॉर्मल साइज में आ जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब ये जो ग्लांस पेनिस है, ग्लांस पेनिस का जो स्किन होता है जी, ठीक है, ग्लांस पेनिस का जो स्किन होता है या इस पेनिस के पूरे स्किन को क्या कहा जाता है, ट्रिप्यूस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रिप्यूस इसको कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे मेल का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, ये देखिए। और बाकी जितने भी ऑर्गन हमको दिखेंगे वो कौन सा ऑर्गन कहलाएगा, सेकेंडरी ऑर्गन यहाँ पे कहलाता है। ठीक है जी, ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी ऑर्गन कहलाएंगे। तो ये हमने देख लिया। ठीक, अब हमने क्या किया, सीमन को बनाना है, स्पर्म को जिंदा रखना है तो सीमन बनाना पड़ेगा। सीमन का फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये स्पर्म बन चुका है, वास्ट डिफरेंस के थ्रू इसको भेज दिया गया है यहाँ तक। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल के द्वारा शर्करा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है, इन सभी चीजों को कहाँ डाल दिया गया है, यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है जी, यहाँ पे डाल दिया गया है, इसके स्राव को यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है जी, इसको क्या बोला जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है आगे चल के, या यह क्या किसके किसके स्रावन करता है, ये दूधिया पदार्थ के स्रावन करता है, दूध जैसे सफेद पदार्थ के स्रावन करता है। ठीक है, इसका एक विशेष सुगंध होता है। ठीक है जी, इसका एक विशेष सुगंध होता है। ठीक, तो और ये इसको लिक्विड माध्यम प्रदान करता है, लिक्विड माध्यम प्रदान करता है ताकि स्पर्म जो है वो तैरता रहे और वह जिंदा रहे। ठीक है, तो इस वजह से
ये तीनों चीज का स्त्रावन किसके द्वारा किया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो ग्लैंड होता है ये होता है कॉर्पस ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होता है? कॉर्पस ग्लैंड ये होता है। ठीक है जी, कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड का क्या काम होता है? यह क्षारीय क्षारीय पदार्थ से स्रावित करता है, क्षारीय पदार्थ से स्रावित करता है। ठीक है जी, क्षारीय पदार्थ से स्रावित करता है। और यह सीमन को क्या करता है? सीमन को सुरक्षित रखता है। सीमन के अंदर जो स्पर्म रहता है उसको क्या करता है जी? सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? कॉर्पस ग्लैंड। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्षारीय माध्यम बना रहे हैं जी, क्षारीय माध्यम बना रहे हैं। तो जैसे स्पर्म या सीमन यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ठीक है, तो यहाँ पास को जो यूरिन का जो मीडियम रहेगा, एसिडिक मीडियम रहेगा, उसको साफ करने के लिए क्षारीय माध्यम या क्षारीय पदार्थ का स्त्रावन किया जाता है। ठीक है जी, क्षारीय माध्यम का स्त्रावन किया जाता है, जिसके अंदर इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहेगा वो सारा कुछ यहाँ पे यहीं पे ही खत्म हो जाए। ठीक है जी, यहीं पे ही खत्म हो जाए, और सीमन के प्रवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से कॉर्पस ग्लैंड यहाँ पे मदद करता है। ठीक है, अब देखेंगे, ध्यान देंगे कि सीमन को बनाने के लिए कौन कौन सा आ गया। इधर से सीमन आ गया, इधर से स्पर्म आ गया, इधर से इसका स्त्राव हो गया, सेमाइनल वेसिकल का शर्करा विटामिन खनिज लवण का स्त्राव हो गया। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड दूधिया पदार्थ स्रावित किया, सुगंध डाल दिया, इसमें लिक्विड माध्यम प्रदान किया। ठीक है, और तीसरा आ जाता है कॉर्पस ग्लैंड, क्षारीय पदार्थ का स्रावन किया और इसको सुरक्षित माध्यम प्रदान किया। ठीक है, तो इन सभी चीजों को, ठीक है जी, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड, इन सभी के एक साथ स्त्राव को क्या कहा जाता है? सीमन कहा जाता है। यह सीमन व्हाइट कलर का होता है, इसका एक विशिष्ट गंध होती है। ठीक है, और इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पेनिस की सहायता से भेज दिया जाता है। समझ में आ गया? तो स्पर्म को जीवित रखने के लिए सीमन को बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है जी, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम है? पहला इरेक्शन। ठीक है जी, इरेक्शन। इरेक्शन मतलब जब इसको स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है, इसको सेक्स के लिए स्टिमुलस मिलेगा, तो ये क्या कर लेगा? पेनिस का जो नॉर्मल साइज होता है, जो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, उसको 10 से 14 सेंटीमीटर तक ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है जी? इरेक्शन कहलाता है। दूसरा क्या है? सीमन को छोड़ना, इजैकुलेशन। ठीक है जी, इजैकुलेशन। ठीक, सीमन के अंदर जो स्पर्म है उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में छोड़ना, यह क्या कहलाता है? इसका इजैकुलेशन कहलाता है जी। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा मैथुन की इच्छा करना, ठीक है, सेक्स की इच्छा करना या सेक्स के लिए बार बार सिग्नल देते रहना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। ठीक है, तो ये 3 से 4 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। याद रखेंगे, इसका डायग्राम पूछा जा सकता है, कौन से क्या है, किस तरीके की इसके ऑर्गन्स है। ठीक है, किसका क्या काम है, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं सीमन का जो स्त्राव होता है। ठीक है जी, याद रखेंगे, सीमन का जो स्त्राव होता है वो क्षारीय होता है, उसमें प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं। ठीक है जी, खनिज लवण होते हैं यहाँ पे, और कुछ कुछ एसिड भी हो सकते हैं, यहाँ पे बेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है, इसकी स्ट्रॉ में रहती है। ठीक, देखो, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के अलावा इसमें कैल्शियम रहता है, कैल्शियम के अलावा इसमें साइट्रेट रहेगा। ठीक है, साइट्रेट के अलावा यहाँ पे क्या लिखा था हमने? शर्करा। शर्करा क्या होता है जी? शर्करा क्या होता है? 11वीं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़े हो? शर्करा क्या है? कार्ब्स है ना, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी, शर्करा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। तो इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को यहीं पे खत्म किया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है जी, मेल रिप्रोडक्टिव का प्राइमरी ऑर्गन हम देखेंगे। ठीक है जी, प्राइमरी ऑर्गन हम देखेंगे। ठीक, तो इसको बना के देखते हैं कैसे बनता है। इस तरीके से बनेंगे, ये हमारा टेस्टिस है। इस तरीके से ये हमारा टेस्टिस का स्ट्रक्चर है जी। ये क्या है जी? टेस्टिस का स्ट्रक्चर। इसका जो ऑरन होता है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। ठीक है जी, इसका जो ऑरन होता है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या हो जाती है? एक संयोजी ऊतकों का बना हुआ, एक संयोजी ऊतकों से बना हुआ रहता है। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है?
टेस्टिस की सुरक्षा करना, इसका क्या काम होता है जी, टेस्टिस की सुरक्षा करना। ठीक है, तो सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो टेस्टिस की सुरक्षा ही करता है, और ये जो एक पाउच के अंदर बंद रहता है, ठीक है जी, ये जो एक पाउच के अंदर बंद रहता है उसको स्क्रोटम कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। ठीक, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टेस्टिस का जो पाउच होता है वो क्या कहलाता है जी, स्क्रोटम कहलाता है। ठीक है जी। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि इसको शरीर से बाहर रखा जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम रखने के लिए, क्योंकि ये तापमान स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ठीक, ये स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसको शरीर के बाहर रखा जाता है। ठीक है, स्पर्म जो होता है या सीमन जो होता है एक बार के इजैकुलेशन में लगभग 2.5 ml से 3.5 ml तक, मतलब 2.5 से 3.5 ml तक इजैकुलेशन या मात्रा में सीमन को इजैकुलेट कर दिया जाता है एक स्खलन में। ठीक है, इसके अलावा एक स्खलन में लगभग 20 से 40 करोड़ शुक्राणु यहाँ पे होते हैं। ठीक है, 20 से 40 करोड़ शुक्राणु एक कितने सीमन में होते हैं। ठीक है जी, कितने सीमन में होते हैं, ये बात हमको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे टेस्टिस का स्ट्रक्चर। स्क्रोटम हमने देख लिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया देख लिया। अंदर देखो, अंदर क्या हो जाता है, बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। ठीक है जी, अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे इस तरीके से कंपार्टमेंट पाए जाता है। ठीक है, और ये कंपार्टमेंट अलग अलग भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेप्टम। ठीक है, ये सेप्टम है। ठीक, अब इसमें ये जो कंपार्टमेंट हमको दिख रहा है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है शुक्राणु जनन करने वाली नलिका। ठीक है जी, शुक्राणु जनन करने वाली नलिकाएं इसमें पाई जाती हैं। इसको सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं जी। इसको क्या कहते हैं, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, इस तरीके से देखिए, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमेनिफेरस, इसका क्या नाम होता है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी, इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इसके चारों ओर जो आवरण होता है इनमें बहुत सारे कोशिका पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की कोशिका इसमें पाई जाती है। इसमें ब्लड की कैपिलरीज भी पाई जाती है, धमनी और शिरा यहाँ पे पाई जाती है ताकि इसको लगातार पोषण मिलते रहे। ठीक है, धमनी और शिरा यहाँ पे पाई जाती है। इनकी एक कोशिका को, इनमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे लीडिंग सेल इसको कहा जाता है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है जी, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है जी, लीडिंग सेल या अंतराली कोशिका इसको कहा जाता है। यह अंतराली कोशिका स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, और यही इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है जी, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक, अब याद रखेंगे सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं यहाँ पे पाई जाती है, उसको आगे देखेंगे। ठीक, ठीक है, और इसमें क्या देखना है हम, अब ये देखिए, ये जो ट्यूब हमने देखा था, ठीक है, ये जो ट्यूब हमने देखा था, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके एक साथ जुड़ जाती है, इस तरीके से एक साथ जुड़ जाती है और जाल के जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है। इस जाल जैसे संरचना को क्या कहा जाता है, इस जाल जैसे संरचना को रीटी टेस्टिस कहा जाता है। जाल जैसे संरचना को क्या कहा जाता है, रीटी टेस्टिस कहा जाता है। इसमें स्पर्म को, इसमें जो स्पर्म बना रहेगा उसको कहाँ भेज दिया जाता है, रीटी टेस्टिस में भेज दिया जाता है। अब रेटी टेस्टिस के द्वारा नलिकाओं को कहाँ भेज दिया जाएगा, इस वाले भाग में भेज दिया जाएगा। ठीक है जी, इस वाले भाग में भेज दिया जाएगा। ठीक, इसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है जी, एपिडिडाइमिस या वास इफ्रेंस कहते हैं। ठीक है जी, एपिडिडाइमिस या वास इफ्रेंस, वास इफ्रेंस, वास इफ्रेंस इसको भेज दिया जाता है, बोल दिया जाता है। वास इफ्रेंस या वासा इफ्रेंस या इसको बोल दिया जाता है। अब इसके 3 भाग होते हैं, एपिडिडाइम, कैपुट एपिडिडाइमिस, कैपुट एपिडिडाइमिस। ठीक है, कैपुट, और ये काउडा, ये वाला हो जाएगा काउडा एपिडिडाइमिस, काउडा एपिडिडाइमिस, और ये वाला भाग क्या हो जाता है, कॉर्पस। ठीक है जी, कैपुट, काउडा, कॉर्पस, ये 3 प्रकार का एपिडिडाइमिस यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, 3 प्रकार का एपिडिडाइमिस यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, ऊपर वाला कैप, कैप के जैसे कैप ऊपर पहनते हैं ना, तो कैपुट, काउडा, काउडा मतलब पूंछ, पूंछ पीछे होता है। ठीक है, कॉर्पस मिडिल वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, तो कैपुट, काउडा, कॉर्पस एपिडिडाइमिस यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, ये शुक्राणु का या स्पर्म का संवहन करने का कार्य करती है। अब ये जो नलिका होती है ये आगे चल के क्या बना लेती है, ये वाली नलिका बड़ी वाली नलिका बना लेती है, जिसको क्या बोला जाता है, वास डिफरेंस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वास डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रारूपीय ओवरी बोलता हूँ जी, क्या, टेस्टिस का स्ट्रक्चर। ठीक है जी, हमको इसमें इतना सारा कुछ याद रखना है। ठीक, एक बार देखो कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, चित्र समझ में आ गया, मतलब वही सारी चीजें लिखनी रहती हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, सबसे पहले स्क्रोटम नामक पाउच में घिरा हुआ रहता है, इसका जो झिल्ली होता है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। ठीक है, स्पंजी टिश्यू से यह बना होता है। ठीक है, यह संयोजी कोशिकाओं से या संयोजी उत्तकों से यह बना हुआ रहता है।
इसका काम क्या होता है, इसको भारी झटकों से बचाना, धक्कों से बचाना, सुरक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अंदर की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे भागों में बटा हुआ रहता है। इसको क्या बोला जाता है, सेप्टम कहा जाता है। और इनके जो कोष होते हैं, ठीक है, इनके जो कोष होते हैं, इनके जो लोब होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। यही सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी, आगे चल के देखते हैं तो इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें धमनी, सीरा और कैपिलरीज भी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है जी, इनकी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है। यही इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करता है पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली की सहायता से। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। फिर हमने देखा कि ये आगे चल के एक जाल जैसी संरचना बनाती है। ठीक है, जाल जैसी संरचना बनाती है जिसको क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस कहते हैं। रेटी टेस्टिस आगे जाके क्या बना लेता है, वास डिफरेंशिया बना लेता है। वास डिफरेंशिया के 3 भाग होते हैं, कैपुट एपिडिडाइमिस ऊपर वाला, काउडा नीचे वाला और कॉर्पस बीच वाला। ठीक है, अब ये आगे चल के एक बड़ी नलिका बनाती है जिसको क्या कहा जाता है, वास डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, वास डिफरेंस आगे जाके सेमाइनल वेसिकल में जुड़ जाता है और क्षारीय स्राव अलग अलग प्रकार के पदार्थों का स्रावन करके सीमन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया जाता है। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे काट के देखेंगे, इसकी औतकी बनाते हैं, इसको ऐसे काटेंगे, काटने के बाद हमको कैसा दिखता है। ठीक, तो टेस्टिस की औतकी या वृषण की औतकी इसको बोला जाता है। ठीक, ठीक है, अब इस टेस्टिस को, ये जो टेस्टिस था हम उसको ऐसे काट के देख रहे हैं तो हमको क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हम यहाँ पे बना देते हैं। हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लेके चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखिए क्या बनाया था, इस तरीके से बनाया था, ये सेप्टम था। ठीक है, इसके अंदर ऐसा ट्यूब था, इसके चारों तरफ बहुत सारे प्रकार की कोशिका थी। तो हम पहले बना लेते हैं, ये ब्लड की कैपिलरीज है, इस तरीके से ब्लड की कैपिलरीज है यहाँ पे। ठीक है, और इनकी कुछ कोशिका, जैसे यहाँ पे कुछ कोशिकाओं को हमने क्या नाम दिया था, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल हमने नाम दिया था। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं जी, लीडिंग सेल नाम दे देते हैं। ये लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। इसका काम क्या होता था, बताइए, काम क्या होता था, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, तो ब्लड कैपिलरीज बीसी हो गया। ठीक है, और ये हमारे क्या है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, अब इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को हम ध्यान से देखते हैं कि हमको इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक जर्म सेल यहाँ पे पाई जाती है, जनन कोशिका यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, जनन कोशिका, और दूसरा होता है तुम्हारा सर्टोली सेल। ठीक है, ये जब सर्टोली सेल इस तरीके का बनता है। ठीक, और ये उसका केंद्रक है, सर्टोली सेल का ये केंद्रक है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमको 2 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। पहली कोशिका क्या थी, जर्म सेल, जर्म सेल या स्पोरोजिनस सेल। ठीक है जी, स्पोरोजिनस सेल किसमें पढ़े थे, ये स्पोरोजिनस सेल किसमें पढ़े थे हमने, उसमें पढ़ा था किसमें, प्लांट्स के फ्लावर्स में। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था। ठीक, एक जर्म सेल हो गया और दूसरा क्या होता है, सर्टोली सेल होता है। दूसरा क्या होता है, सर्टोली सेल। याद रखेंगे, ये सर्टोली सेल क्या करता है, आगे चल के जो शुक्राणु बनाने के लिए पोषण यह प्रदान करता है। यह क्या प्रदान करता है जी, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो प्लांट में कौन सा चीज पोषण प्रदान कर रहा था, टैपिटम प्रदान कर रहा था ना, टैपिटम प्रदान कर रहा था पोषण। उसी तरीके से सर्टोली सेल जो होता है, जो उभरा हुआ रहता है और मंदिर के जैसा दिखता है, जिसका किनारे वाला सिरा पतला और नीचे वाला सिरा मोटा होता है। ठीक है, तिकोने आकार का होता है, यह सर्टोली सेल कहलाता है। ठीक है, और यही सर्टोली सेल विकसित होते हुए स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे और बना लेते हैं, जर्म सेल और बना लेते हैं इस तरीके से। ये जर्म सेल हम बना लिए, ये जर्म सेल हम बना लिए, ये जर्म सेल हम बना लेते हैं। ठीक है, जर्म सेल बोले या स्पोरोजिनस सेल बोले, इस तरीके से। ठीक, तो ये हम कहाँ देख रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी को हमने काट के देखा तो हमको इस तरीके के स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला। ठीक है, अब इसमें भी बना लेते हैं। ये हमारा सर्टोली सेल हो गया इस तरीके से, ये हमारा सर्टोली सेल है और इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू या कौन सा, जर्म सेल हो गया। ठीक है, जर्म सेल। अब इन्हीं में देखिए एक जर्म कोशिका क्या हो जाती है, अब इन्हीं में क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पे चालू हो जाती है। वो कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, आगे चल के हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे ना। यहाँ पे एक कोशिका हुआ, भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया, बड़ा हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ, तो 4 प्रकार की कोशिका बना जिसको स्पर्मेटिड कहा। ठीक है, और यही स्पर्मेटिड स्पर्म में कयांतरित हो गया। इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है। ठीक है जी, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है। ठीक है, हमने देखा था कि 20 से 40 करोड़ शुक्राणु बनाने हैं जी। ठीक है,
20 से 40 करोड़ शुक्राणु बनाने हैं, तो टेस्टिस के अंदर इतने सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इतने सारे जर्म सेल, ये सभी के सभी में क्या होने लगेगा, अर्धसूत्री विभाजन होने लगेगा। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये जो जर्म सेल था, ये आगे चल के क्या बना लेगा, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेगा इस तरीके से, ठीक है, स्पर्म को फॉर्मेशन कर लेगा। और इन स्पर्म को रेटी टेस्टिस के द्वारा, वास डिफरेंस के द्वारा और वास डिफरेंस के द्वारा सेमेनल वेसिकल और कॉर्पस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा क्या बना दिया जाएगा, सीमन बना दिया जाएगा। ठीक है जी, सीमन बना दिया जाएगा, तब जाके यह प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो हम आगे पढ़ेंगे ना कौन सा, स्पर्मेटोजेनेसिस, वो कहाँ पढ़ेंगे, हम यहाँ पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ही पढ़ेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर, ओवरी बोल रहा हूँ जी, टेस्टिस का स्ट्रक्चर यहाँ पे संपन्न होता है। ठीक है, अब इस 20 से 40 करोड़ शुक्राणु में केवल और केवल 80% स्पर्म ही जीवित रह पाते हैं। ठीक है जी, 80% स्पर्म ही जीवित रह पाते हैं। ठीक है, बाकी 20% स्पर्म जो होता है वो क्षारीय माध्यम में या किसी अन्य कारकों से क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और इस 80% स्पर्म में या 20 से 40 करोड़ शुक्राणु में केवल एक ही स्पर्म जो होता है, जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होगा, वही क्या करता है, ओवम को के साथ जाके क्रॉस कर लेता है और एक नए जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी, एक जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये क्या है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा दुनिया भर का चीज है। ठीक, ठीक है भाई, अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा हमने पढ़ लिया है। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से नियंत्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नियंत्रित क्यों करेंगे, ताकि कोई भी चीज ज्यादा ना हो, कम ना हो। ठीक है, सही सभी चीजें समान रूप से चलते रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसका नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नियंत्रण करेंगे। नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, हमारे बॉडी में ब्रेन के द्वारा किया जाता है। और ब्रेन के द्वारा या पीयूष ग्रंथि के द्वारा बहुत सारे प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा चीज, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है जी, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है, ये जो लीडिंग सेल दिख रहा है, लीडिंग सेल दिख रहा है, यहीं से स्रावित होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को यह शो करता है। इसके अलावा सेक्सुअल डिजायर को यह कंट्रोल करता है, सेक्सुअल डिजायर को यह कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है जी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और तीसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है जी, फॉलिकल हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है जी, फॉलिकल, फॉलिकल को स्टिमुलेट करना। फॉलिकल यहाँ पे क्या होता है, ये जो जर्म सेल हमको दिख रहे हैं, जर्म सेल हमको दिख रहे हैं, ये फॉलिकल कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वृषण की जो ये कोशिकाएं होती है, ये वाला वास डिफरेंस। ठीक है जी, वास डिफरेंस। इसके अलावा ये जो लीडिंग सेल हमको दिख रहे हैं, ठीक है जी, कौन कौन सा, ये जर्म सेल, ये लीडिंग सेल और ये वाला वास डिफरेंस, इन तीनों के तीनों को क्या करता है, ये स्ट्रक्चर, इनके कार्य विधि को कौन नियंत्रित करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नियंत्रित करता है। इनके वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इनको एक उचित माध्यम देने के लिए कौन सा हार्मोन आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों आता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल को उद्दीपित करता है, किसके लिए, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। ठीक है, दूसरा सर्टोली सेल, सर्टोली सेल का ग्रोथ। ठीक है, जर्म सेल का ग्रोथ, जर्म सेल का ग्रोथ, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इनके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों जरूरी होते हैं। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर लास्ट हार्मोन होता है, एक और हार्मोन यहाँ पे होता है। ठीक है, एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है जी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है जी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ठीक है जी, इनहिबिटिंग प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों का क्या काम होता है, एंड्रोजन, एंड्रोजन कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन ही एंड्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है जी, अब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक करनी है तो एबीपी प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में रिलीज होगा जी। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम करनी है, जैसे एज हो गया है 35 से 40 साल हो गया है। ठीक है, 40 साल से ऊपर हो रहा है, 45 साल हो गया, 50 साल हो गया, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वहां पे क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ठीक है, जबकि 12 वर्ष हो गया है, 12 वर्ष से अधिक हो गया है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक करनी पड़ेगी। ठीक है जी, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक करनी पड़ेगी, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्रावन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। ये टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करेगा,
अब ये टेस्टोस्टेरोन इन सारी चीजों को नियंत्रित कर रहा है, ये बढ़ेगा तो एफएसएच एलएच भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी और क्रियाएं सुचारू रूप से चालू रहेंगी। ठीक है, एक लास्ट हार्मोन होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक गोनेड्स हार्मोन। ठीक है जी, गोनेड्स हार्मोन। ठीक, ठीक है जी। अब इन सभी हार्मोनों पर कौन कंट्रोल करता है जी? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कौन से हार्मोन को कब रिलीज करना है, कौन से हार्मोन कब क्या काम करेगा, कौन से हार्मोन को ब्लड में डाल दिया जाएगा ताकि वह सुचारू रूप से काम करे, अच्छे तरीके से काम करे। ठीक है, तो ये कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमिक गोनेड्स हार्मोन। ठीक है, किस पे काम करेगा? एफएसएच पे और एलएच पे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे ये काम करता है। ठीक, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल कैसे कंट्रोल करेंगे ये हमने देख लिया। ठीक, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, ये वाला। अब हम देखेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के क्या कार्य होते हैं। तो हमने देखा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बढ़ाता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को यह बढ़ाता है, द्वितीयक सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर 2SC। ठीक है, इसको बढ़ाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, एक मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, अब टेस्टिस परिपक्व हो चुका है, 12 से 16 वर्ष की आयु हो चुकी है मेल की, तब इस समय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना चालू होता है जी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना चालू होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लगता है तो जैसे जैसे ये रिलीज होता है वैसे वैसे ह्यूमन का या मेल मेल जो बॉय है उसका हाइट बढ़ना चालू हो जाएगा, उसमें मस्कुलर वृद्धि होगी। ठीक है, उसका आवाज जो है वो भारी होना चालू हो जाएगा। ठीक है, मसल्स का ग्रोथ होगा। ठीक है, बियर्ड्स वगैरह आने लगेंगे उसमें। ठीक है, और अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन होगा वहां पे। ठीक है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? सेकेंडरी सेक्सुअल कहलाती है, द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाती है, जो पुरुषों में हमको देखने को मिलती है, जो 12 से 16 वर्ष की आयु में आ, हमको देखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, ठीक है, अब चलिए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम देखते हैं कैसे दिखेगा। ठीक है जी, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए अच्छे से बना के देखते हैं, अच्छा बनना चाहिए इमेज। इस तरीके से यहाँ पे होता है। ठीक है, ये हम आ गए, ये हम बना लिए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है जी, ये हम क्या बना लिए हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या कहलाता है? ये जो हॉर्न के जैसे स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, ये हॉर्न के जैसे स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, ये क्या बनाता है? ये फेलोपियन ट्यूब कहलाता है जी। ये क्या कहलाता है? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? एम्पुला कहलाता है। ठीक, फंडस नहीं नहीं, ये एम्पुला कहलाता है। एम्प्यूला, एम्पुला बोलो एम्प्यूला बोलो वही है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है, इस्थमस। ठीक है जी, एम्पुला इस्थमस। ठीक है, और ये वाला भाग क्या कहलाता है? फंडस। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? फंडस। फैलोपियन ट्यूब आगे चल के झालीदार संरचना बनाता है, जिसको क्या कहते हैं जी? फिम्बरी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं जी? फिम्बरी। फिम्बरी या झालीदार संरचना जो होती है, इधर से जो अंडाणु यहाँ पे निकलेगा, अंडाणु जो निकलेगा उसको क्या करता है? ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, और अंडाणु जो ग्रहण हो जाता है उसको धीरे धीरे करके यहाँ तक लाने का काम करता है, यहाँ तक लाने का यह काम करता है। ठीक है, ये किसका काम होता है जी? फैलोपियन ट्यूब का काम होता है। ये क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब का काम। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो भाग हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग हम देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है? यूटेरस कहलाता है। ये क्या कहलाता है जी? यूटेरस। यूटेरस मतलब गर्भाशय, ये गर्भाशय। ठीक है, ये क्या है? गर्भाशय। ठीक, अब इसके अंदर वाला ऑर्गन, ये जो अंदर वाला ऑर्गन देख रहे हैं, ये क्या है जी? इंडोमेट्रियम। ठीक है, इंडोमेट्रियम, ये यूटेरस का अंदर वाला लेयर है। ठीक है, बीच वाला जो लेयर होता है ये मायोमाइट्रियम कहलाता है, मायोमाइट्रियम। ठीक है, ये क्या कहलाता है? मायोमाइट्रियम। और सबसे बाहर वाला जो ऑर्गन होता है ये पेरीमाइट्रियम कहलाता है।
पेरीमेट्रियम, इसी के साथ भ्रूण जो होता है, इसी के साथ जो जाइगोट होता है वो अटैच होता है इस तरीके से। इसी के साथ जाइगोट जो होता है वो, या जाइगोट जो होता है या भ्रूण जो होता है वो इसी के साथ अटैच रहता है, और इसी के द्वारा उसको भोजन वगैरह पानी वगैरह मिलते रहता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है जी, यूटेरस या गर्भाशय कहलाता है। ठीक है, गर्भाशय की आगे वाली जो संरचना होती है, ठीक है जी, गर्भाशय जहाँ पे खुलता है, ठीक है जी, जहाँ गर्भाशय जहाँ पे खुलता है, ये वाला स्थान क्या कहलाता है जी, सर्विक्स कहलाता है। ये वाला स्थान क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है जी। ठीक है, सर्विक्स के आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, वेजाइनल कहलाता है। ठीक है जी, सर्विक्स के आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, वेजाइना कहलाता है। वेजाइना में इस तरीके से वेजाइनल फोल्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है जी, वेजाइना में क्या पाया जाता है, वेजाइनल फोल्ड यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है जी, वेजाइनल फोल्ड यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और ये वेजाइनल ऑरिफिस होता है। ये क्या होता है, वेजाइनल ऑरिफिस, मतलब वेजाइना जहाँ ओपन होता है वो वेजाइनल ऑरिफिस कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है जी, ओवरी। ये हमारा क्या कहलाता है, ओवरी। ठीक है, ओवरी ही क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जी, याद रखेंगे। ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी सारे के सारे क्या है जी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अब इधर से सीमन को छोड़ दिया जाएगा, सीमन में जो स्पर्म होगा वो धीरे धीरे करके कहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाता है और इस ओवम के साथ क्रॉस करता है, और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहीं पे संपन्न होती है। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहीं पे संपन्न हो जाती है। पूछा जाएगा कहाँ होता है, तो एम्पुला स्थमिक जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। ठीक है, अब याद रखिए, अब याद रखेंगे कि ये जो फिम्बरी होता है वो ओवम को लेके तैयार रहता है। ठीक है जी, फिम्बरी जो होता है वो ओवम को लेके तैयार रहता है। ठीक है, ओवम को लेके तैयार रहता है कि अब आएगा स्पर्म तो कब आएगा स्पर्म, इस तरीके से वो तैयार रहता है। लेकिन ये तो 12 से 16 वर्ष की उम्र में बनना चालू हो जाएगा ना, जब उसमें प्यूबर्टी आ जाएगी। ठीक है, फीमेल में प्यूबर्टी आ जाएगी, उस समय ये बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय स्पर्म तो आएगा नहीं। ठीक है, स्पर्म आने में बहुत समय है अभी, तब तक क्या किया जाता है, इस ओवम को यहाँ पे लाके छोड़ दिया जाता है। ये इंतजार करता रहता है स्पर्म आएगा या नहीं आएगा, देखता है, एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, नहीं आता है, तब इसको क्या कर दिया जाता है, इसको यूटेरस में भेज दिया जाता है। ठीक है जी, यूटेरस में भेज दिया जाता है, तब यहाँ पे चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है तो इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, इन तीनों का जो लेयर होता है वो घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है जी, घटता और बढ़ता रहता है। जब स्पर्म यहाँ पे नहीं आता है तो इंडोमेट्रियम का जो जितने भी सेल्स इन्होंने बनाया रहता है, जो एम्ब्रियो के लिए, भ्रूण बनाने के लिए आवश्यक होता है, वो क्या हो जाता है, खत्म होने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, और तो इंडोमेट्रियम के लेयर के साथ, इंडोमेट्रियम के लेयर के साथ ब्लड के साथ इनके जो सेल्स होते हैं वो और ओवम भी ब्लड के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है जी, ब्लड बन के बाहर निकाल दिया जाता है, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ठीक है जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र कहा जाता है, जो फीमेल में चालू हो जाता है। ठीक है, 14 वर्ष से ऊपर की उम्र में है चालू हो जाता है। ठीक है, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम इसका प्राइमरी ऑर्गन देखेंगे। अब हम इसका क्या देखेंगे, प्राइमरी ऑर्गन, ओवरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से दिखता है। चलिए, अब हम क्या देखते हैं, ओवरी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं कि ओवरी कैसा दिखता है और उसका क्या क्या काम है। ठीक है जी, ओवरी क्या है, कैसा दिखता है, उसका क्या काम है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है जी, ओवरी का मुख्य कार्य क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करना। ठीक है जी, ओवरी का मुख्य कार्य क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करना। तो हम एक ओवरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं, याद रखेंगे मटर के दाने के जैसा, नहीं नहीं, बादाम की आकृति का यह ओवरी होता है। ठीक है, फीमेल के ओवरी में बादाम की आकृति का ओवरी होता है, और फीमेल के जन्म के समय क्या हो जाता है, लगभग 2.5 लाख से 2.5 लाख से ज्यादा अंडाणु यहाँ पे बनते हैं, 2.5 लाख से ज्यादा ओवम या एग यहाँ पे बनता है। ठीक है, लेकिन परिपक्व होते होते कितने बन जाते हैं, केवल 400 ही फॉलिकल सक्रिय हो पाते हैं। ठीक है जी, 400 फॉलिकल ही सक्रिय हो पाते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे, ये क्या है हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ओवरी का स्ट्रक्चर दो भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, बाहर की तरफ वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको क्या बोला जाता है, कॉर्पस बोला जाता है। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस। और अंदर वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा रहेगा, उसको क्या बोल दिया जाता है, मेड्यूला बोल दिया जाता है। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, मेड्यूला। इसी मेड्यूला में ब्लड के कॉर्पसल यहाँ पे पाए जाते हैं, रुधिर वाहिनियां, धमनी और शिराएं यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है जी, धमनी और शिराएं यहाँ पे पाई जाती है। एक फूली हुई संरचना यहाँ पे पाई जाती है, जिसको कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है जी, कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। अब इसका जो लेयर होता है, इसका जो लेयर होता है, इसका जो ऊपर वाला लेयर होता है, यही जर्मिनल इपिथेलियम कहलाता है। ठीक है, जैसे अंडाणु में क्या था, जर्म सेल था ना, जर्म सेल को जनन इपिथेलियम, स्पोरोजिनस सेल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो जर्मिनल इपिथेलियम होता है,
ठीक है जी, जर्मिनल एपिथेलियम होता है, इन्हीं में से कोई एक कोशिका बड़ी हो जाती है और फॉलिकल्स का निर्माण कर लेती है। ठीक है जी, फॉलिकल्स का निर्माण कर लेती है। यहाँ याद रखेंगे इसके चारों ओर कोशिका का निर्माण यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इसको प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। प्राइमरी प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहा जाता है। प्रीमोर्डियल, इसको क्या कहा जाता है जी? प्रीमोर्डियल फॉलिकल इसको कहा जाता है। अब प्रीमोर्डियल फॉलिकल बन गया, अब इसमें विभाजन होगा धीरे धीरे, तो यह क्या बन जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल में बन जाता है। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या होने लगेगा? धीरे धीरे कोशिकाओं का निर्माण होना चालू हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से कोशिका का निर्माण होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तब इसको बोला जाएगा प्राइमरी, तब इसको क्या बोल दिया जाता है? मैच्योर फॉलिकल बोल दिया जाता है, फॉलिकल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इस तरीके से बनते जाता है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे वृद्धि करता रहता है, इसके अंदर एंट्रम या गुहा का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से गुहा का निर्माण हो जाता है, इसको एंट्रम कहते हैं जी। एंट्रम या गुहा का निर्माण हो जाता है, ये कोशिका आकार में बड़ी होने लगती है इस तरीके से। ठीक है, बड़ी होने लगती है। अब जब यह मैच्योर हो जाता है तब इसको क्या बोल दिया जाता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। ठीक है जी, मैच्योर ग्राफियन, तब इसको क्या कहा जाता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, अब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है? धीरे धीरे और भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती रहती है, बड़ी होती जाती है, इस तरीके से बड़ी होती जाती है। इसमें एंट्रम या गुहा का निर्माण हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब यह इस ओवरी में धीरे धीरे करके घूमती रहती है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके ये क्या आ जाती है? ओवरी का जो वॉल होता है उसके अंदर आ जाती है, वॉल के समीप आ जाते हैं इस तरीके से। ओवरी का जो वॉल होता है उसके समीप आ जाती है, और समीप आने के बाद इसके अंदर जो ओवम बना था, ठीक है जी, इसके अंदर जो ओवम बना था या एग जो बना था, ठीक है जी, याद रखेंगे ये जो एग होता है ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही होता है। ठीक है जी, तब इस क्या कर दिया जाता है? इस एग को बाहर छोड़ दिया जाता है। इस एग को बाहर छोड़ दिया जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन कहलाती है जी। ठीक है, यही प्रक्रिया अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, अंडोत्सर्ग होने के बाद ये जो बचा हुआ रहता है, इसके अंदर जो भी माल मटेरियल रक्त वक्त बचा हुआ रहता है, तो ये घाव के जैसा दिखता है। घाव के जैसा दिखता है, तब इसको क्या बोल दिया जाता है? कॉर्पस हीमोरहेजिकम बोला जाता है। ठीक है जी, कॉर्पस हीमोरहेजिकम, हीमोरहेजिकम। ठीक है जी, कॉर्पस हीमोरहेजिकम कहा जाता है। जब यह घाव सूख जाता है तब ये संरचना जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है। ठीक है जी, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक, और इसी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को रिलीज किया जाता है। ठीक है जी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज किया जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है जी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज किया जाता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो फीमेल हार्मोन क्या हो जाता है? एस्ट्रोजन। ठीक है जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों क्या हो जाते हैं जी? फीमेल हार्मोन होते हैं। ठीक है जी, ये दोनों क्या होते हैं? फीमेल हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, ये जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिका है, ऊपर वाला भाग कॉर्टेक्स है, नीचे वाला भाग क्या है? ये वाला भाग क्या है? मेड्यूला है, इसमें रक्त वाहिनियां होती है, कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी सेल्स यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अब जर्मिनल एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है? आकार में बड़ी हो जाती है, नीचे की ओर धंसने लगती है, प्राइमरी फॉलिकल या प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनाती है। ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल आगे जाके विकसित होता है और प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। इस तरीके से बहुत सारे फॉलिकल्स इसमें बनते हैं। ठीक है जी, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ पे बन गया, धीरे धीरे भोज्य पदार्थ को अवशोषण करेगा, ओवम के अंदर न्यूक्लियस बनना चालू हो जाएगा, और यही न्यूक्लियस आगे चल के क्या बना लेता है? एग बना लेता है। ठीक है, अब इसको क्या कहा जाता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल इसमें तैरता हुआ रहता है, जब यह इसके समीप आ जाता है तो फट जाता है, फटने के बाद अंडाणु को बाहर छोड़ दिया जाता है, यह प्रक्रिया ओव्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, ओव्यूलेशन होने के बाद इसका जो घाव बचा हुआ रहता है, ब्लड ब्लड दुनिया भर की चीजें रहती है, एक घाव बचा हुआ रहता है, इसको कॉर्पस हीमोरहेजिकम कहा जाता है। जब यह घाव सूख जाता है तो यह पीले रंग का हो जाता है। ठीक है जी, पीले रंग का हो जाता है, तब इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, और यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, इस तरीके से अधिक अधिक से अधिक संख्या में जो फॉलिकल होते हैं वो अंडाणु का निर्माण करते रहते हैं, और यह अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में जाके फिमरी की सहायता से अटैच हो जाता है, और फैलोपियन ट्यूब में जाके एम्पुला स्टमक जंक्शन पे बैठा हुआ रहता है। ठीक है, ताकि स्पर्म आए और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा फीमेल का अंडाणु का स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अब इसका वो भी देख लेते हैं, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देख लेते हैं। ठीक है जी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हो जाता है? ठीक है, फीमेल जो होगा वो ग्रोथ होगा, उनके जो ऑर्गन्स होंगे वो भी ग्रोथ होंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारा चीज डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक है, फीमेल की जो आवाज होती है वो पतली हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है जी? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल्स में। ठीक है,